कुछ समय बाद अंतरा की कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी और वो उसमें से निकलकर सबसे पहले श्रेया के पास गई और फिर उससे मिलकर अपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए चली गई। अंतरा सब काम जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि उसने कह रखा था कि वो जल्दी घर आएगी और इस वक्त वो श्रेया के साथ कॉलेज कैंटीन में थी और कॉफी पी रही थी। उसका चेहरा काफी ग्लो कर रहा था, जिसे देखकर श्रेया उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मैडम, लगता है शादी का रंग चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर, तभी तो इतना ग्लो कर रही हो आजकल। हाँ ये कहकर वो आगे धीरे से बोली, वैसे एक बात बताओ, दानिश सर बिना कपड़ों के तो बहुत ज्यादा हॉट लगते होंगे, है ना? आई मीन जब वो ऐसे हॉटेस्ट सेलिब्रिटी लगते हैं तो फिर जब वो बिना शर्ट के तुम्हारे सामने होते होंगे तब तो वो और भी ज्यादा किलर लगते होंगे ना। हाय। श्रेया बेशर्मी से बोलकर हंसने लगी। अंतरा जो कॉफी पी रही थी वो उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर उसे घूरने लगी और फिर दानिश को याद करने लगी और उसे बिना शर्ट के इमेजिन करते ही अंतरा का चेहरा लाल हो गया। दानिश सच में बहुत हॉट लगता था, पर फिर अंतरा जल्दी से अपना सर झटकते हुए मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं पता है कि वो कैसे लगते हैं, मैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, इवन मैंने तो उन्हें कल रात से नहीं देखा। ये सुनकर श्रेया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या यार अंतरा, भगवान ने तुम्हें बिना मांगे इतना हैंडसम हॉट एंड बोल्ड हस्बैंड दे दिया और तुम उनकी कोई कदर ही नहीं है यार। तुम उनकी वाइफ हो और उनके आगे पीछे कई सारी तितलियां भी उड़ती रहती हैं, जिस वजह से तुम्हें और ज्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं उन्हें कोई उड़ा न ले जाए तुमसे। श्रेया ने उसे समझाया, जिसे अंतरा ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे शुरुआत में रेहाना का याद आया, जिसकी वजह से उसे कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी और जलन महसूस हुई। पर तभी उसे दानिश का खतरनाक चेहरा याद आया जब वो रेहाना को टॉर्चर कर रहा था, जिसे याद करके अंतरा तुरंत कॉफी गटकते हुए बोली, वो बस दिखने में अच्छे हैं, बाकी वो बहुत बुरे हैं, जिस वजह से कोई भी लड़की खुद उनके आसपास नहीं आना चाहेगी और अगर आती भी है तो वो खुद उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें सारा खून तो मेरा ही पीना होता है। उसकी बात सुनकर श्रेया को हंसी आ गई और फिर तभी अंतरा अपना बैग उठाते हुए बोली, अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ और तुम तो आओगी ही ना हल्दी में, तो मैं तुमसे वहाँ मिलती हूँ, बाय। उसकी बात पर श्रेया ने हाँ में सर हिलाया और अंतरा तुरंत वहाँ से निकल गई। कुछ ही देर में उसकी कार पैलेस आकर रुकी तो उसने देखा कि अब तक कुछ गेस्ट आ चुके थे। वहाँ मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था और ज्यादा गेस्ट को भी नहीं बुलाया गया था क्योंकि ध्रुव ये शादी ज्यादा शोर शराबे में नहीं करना चाहता था, इसलिए सब कुछ सिंपल ही किया गया था। गार्डन को लाल और पीले फूलों से पूरा डेकोरेट किया गया था। वहीं हल्दी होने वाली थी और गार्डन में एक सोफा रखा था जिस पर ध्रुव और ध्रुवी बैठने वाले थे। अंतरा तुरंत अंदर आई तो वहाँ अब तक सब लोग रेडी हो चुके थे। देविका जी ने जब अंतरा को देखा तो उन्होंने उससे कहा, बेटा जल्दी जाकर तुम भी रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग अब गार्डन में जा रहे हैं और रस्म शुरू होने वाली है। अंतरा उनकी बात पर हाँ में सर हिलाती है और वो सीधे सबसे पहले अपने रूम में गई, पर उसका सारा सामान अब दानिश के रूम में शिफ्ट था, जिस वजह से अंतरा ना चाहते हुए भी दानिश के रूम की तरफ बढ़ गई। वो जब रूम में आई तो उसने चारों तरफ देखा, दानिश रूम में नहीं था। अंतरा के चेहरे पर जन्नत वाली स्माइल आ गई और वो जल्दी से वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई, उसने बाथरोब पहन रखा था और वो सीधे चेंजिंग रूम में गई। दानिश ने अंतरा के लिए पूरा अलग से ब्रांडेड कपड़ों का वार्डरोब तैयार कर रखा था और अंतरा लहंगे वाले सेक्शन में गई और खुद के लिए एक सिंपल सा येलो लहंगा ढूंढने लगी। उसमें काफी ब्रांडेड और डिजाइनर लहंगे थे जिसमें से अंतरा काफी मुश्किल से एक लहंगा चूज करती है और उसे पहनने लगी। कुछ समय बाद अंतरा मिरर के आगे रेड और येलो कलर के मिक्स्ड लहंगे में रेडी हुए खड़ी थी और वो इस वक्त अपने रेड कलर के दुपट्टे को अपने कंधे पर एक साइड रखकर पिन अप कर रही थी। उसके सिल्की बाल पूरे खुले थे जिन्हें वो अब खुला ही रखने वाली थी। उसके गले में बस एक मंगलसूत्र ही था और कान में रेड येलो मिक्स्ड इयररिंग्स थे। उसने नॉर्मल सा मेकअप किया था जिसमें से उसके होंठों पर न्यूड रेड कलर की लिपस्टिक थी और आंखों में काजल लगाया हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। अंतरा अभी अपने दुपट्टे को पिन अप कर ही रही थी कि उसे अपनी कमर पर अचानक से किसी के ठंडे हाथ लिपटे महसूस हुए। अंतरा के हाथ रुक गए और वो थोड़ा सहर उठी। उसने बड़ी बड़ी आंखों से मिरर में देखा जहाँ दानिश उसे पीछे से हक किए खड़ा था और एक टक बिना भाव के उसे ही ऊपर से नीचे घूर रहा था। अंतरा भी दानिश की आंखों में देखने लगी। इस वक्त दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। दानिश धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लगा तो अंतरा की नजरें झुक गईं और जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। अंतरा धीरे से खुद को छुड़ाते हुए बोली, प्लीज दानिश मुझे नीचे जाना है, नीचे फंक्शन शुरू हो गया है। दानिश उसकी बात पर उसे अपने सामने करके बोला, पर तुम अभी रेडी नहीं हुई हो सिली गर्ल और मैं तुम्हें ऐसे तो बाहर जाने नहीं दूंगा। अंतरा दानिश की बात पर घूर कर उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। ये कहकर अंतरा वापस से खुद को मिरर में देखने लगी। दानिश ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर उठाते हुए बोला, तुम बार बार इसे क्यों भूल जाती हो सिली गर्ल। ये कहते हुए उसने अंतरा की मांग में सिंदूर लगाया और गहरी आवाज में बोला, नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी और तुम इसे भूल मत जाया करो वरना मैं रोज इसी तरह याद दिलाऊंगा। अंतरा दानिश को घूरते हुए अपनी मांग में सिंदूर को देखने लगी। वो अब और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी दानिश उसे देखते हुए बोला, एंड वन मोर थिंग, तुम नीचे मेरे साथ जाओगी इसलिए यही मेरा वेट करो और अगर तुमने अकेले जाने की सोची भी तो देख लेना। दानिश उसे वार्न करते हुए वॉशरूम में चला गया और वहीं अंतरा पैर पटकते हुए ऐसे ही खड़ी होकर दानिश के आने का वेट करने लगी। कुछ समय बाद दानिश एक टॉवल में बाहर निकला जिसे देखकर अंतरा की सांस एकदम से भारी हो गई और वो एक टक दानिश के एब्स को घूरने लगी। इस वक्त दानिश की वी शेप कमर पर एक व्हाइट कलर की टॉवल रैप जिसमें वो काफी हॉट लग रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया दानिश को ऐसे देखकर और वहीं दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई अंतरा को देखकर। वो अंतरा के पास आया और अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, आई एम ऑल योर्स सिली गर्ल, जैसे मर्जी हो वैसे देखो, इवन यू कैन टच एंड फील मी आल्सो। अंतरा उसकी बात पर तुरंत अपने सेंसेस में आई और जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है और गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी और हकलाते हुए बोली, आप पहले रेडी हो जाइए। दानिश उसे देखकर बोला, आर यू श्योर। अंतरा ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया और दानिश फिर उससे दूर होकर हल्के से मुस्कुराते हुए क्लोजेट में चला गया। उधर अंतरा अपने आप को काबू करते हुए बोली, शैतान कहीं के, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। दूसरी तरफ गार्डन में वहाँ म्यूजिक चल रहा था और वहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे। सभी लोगों ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे। ध्रुव ने भी येलो कलर का अफगानी कुर्ता पहन रखा था जिसके कफ और कॉलर में डायमंड्स लगे हुए थे। वहाँ भारद्वाज परिवार भी आ चुका था और इस वक्त ध्रुव ध्रुवी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। ध्रुवी ने भी लाइट येलो कलर का लहंगा पहन रखा था और उस पर उसने मेकअप कर रखा था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंडित जी अभी कुछ विधि करवा रहे थे। वहीं सुधा, बिपाशा और देविका जी के पास खड़ी थी और तीनों आपस में बातें कर रहे थे। उधर देविका जी बार बार गेट की तरफ दानिश और अंतरा के आने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं शिशिर और परितोष जी साथ में खड़े कुछ बात कर रहे थे और तभी शिशिर जी आसपास देखते हुए बोले, ये दानिश कहाँ है, क्या उसे याद भी है कि आज उसके बड़े भाई की हल्दी है। परितोष जी दानिश की साइड लेते हुए बोले, वो आ चुका है और उसे पता है, तुम उसे इतना भी गलत ना समझो, मेरा पोता बहुत समझदार है। शिशिर जी चिढ़ते हुए बोले, डैड आपने और मॉम ने ही उसे बिगाड़ रखा है, इसी वजह से वो खुद को राजा समझता है। जिसे सुनकर देविका जी पीछे से आते हुए बोली, समझना क्या है, वो राजा ही है, मेरा पोता सबसे अलग है, ऐसे ही नहीं वो दो कंपनियों को अकेले संभाल रहा है। शिशिर जी अब हार मानते हुए बोले, आप दोनों से तो मैं कभी जीत नहीं सकता। जिसे सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगे। वहीं कुछ ही देर में रियान और सौम्या भी वहाँ आए। अथर्व उनसे मिला। रियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं करण शिवम के साथ खड़ा था और सौम्या को वहाँ देखते हुए बोला, अगर दानिश और भाभी का इस रियान से कोई लफड़ा ना हुआ होता तो आज ये सौम्या मेरी गर्लफ्रेंड होती। वहीं शिवम श्रेया को देखते हुए बोला, तो उसके लफड़े से तुझे क्या पड़ी है, तू अपना देख।
वो अपना खुद संभाल सकता है, उसे तेरी कोई जरूरत नहीं है। करण ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, अरे कैसी बातें कर रहा है तू? उसे नहीं, पर मुझे तो उसकी जरूरत है ना। और अगर उसे पता चला कि मैंने उसी के दुश्मन की बहन को पटा लिया तो कहीं वो मुझसे जो थोड़ा बात भी करता है वो भी करना ना बंद कर दे। ये कहकर वो वापस से बेशर्मों की तरह सौम्या को घूरने लगा। वहीं श्रेया इस वक्त ध्रुवी के पास थी। ध्रुवी को अंतरा से मिलना था, जिस वजह से उसने श्रेया से कहा, किट्टू कहाँ है, कब आएगी वो? जिस पर श्रेया आसपास देखते हुए बोली, उसने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ रही है, पर अब पता नहीं कहाँ रह गई है अंतरा की बच्ची। वो ये कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर गेट की तरफ चली गई, जहाँ इस वक्त अंतरा दानिश के साथ खुद के लहंगे को संभालते हुए आ रही थी। वहीं जब देविका, बिपाशा और बाकी सभी की नजरें उन पर पड़ी तो सभी मुस्कुराने लगे। वहाँ खास लोगों को ही बुलाया गया था, जिन्हें दानिश और अंतरा की शादी के बारे में बता दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि वो जल्द ही इसकी रिसेप्शन पार्टी रखेंगे। उधर सुधा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था अंतरा को दानिश के साथ आते देखकर, तो वहीं रेयान ने भी गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी और सामने आ रहे दानिश को घूरने लगा। वहीं दानिश बिना किसी भाव से अंतरा का हाथ पकड़े गार्डन एरिया में आया और अंतरा अपने भाई और सभी को देखकर उनके पास जाने लगी। पर तभी दानिश उसके हाथ को पकड़कर उसे टोकते हुए एक बार रेयान की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोला, यहाँ कुछ डिस्गस्टिंग लोग भी हैं सिली गर्ल, जिनसे तुम्हें दूर रहना है। और हाँ, किसी से भी तुम्हारी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, तुम सबसे दूर से ही मिलोगी। गॉट इट? दानिश की ऐसी पागलों वाली बात सुनकर अंतरा को खुदकुशी करने का मन होने लगा और वो चिढ़ते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कहाँ होता है? दानिश अंतरा की आंखों में घूरकर देखते हुए बोला, इन माय वर्ल्ड सिली गर्ल, ऐसा सिर्फ मेरी दुनिया में होता है जहाँ तुम कदम रख चुकी हो। सो स्टे अवे फ्रॉम एवरीवन। अंतरा ये सुनकर लाचारी से अपना सर हिलाती है और फिर वहाँ से चली गई। क्या अंतरा समझ पाएगी दानिश के इरादे? क्या रेयान कुछ करेगा इस हल्दी फंक्शन में? अंतरा और दानिश को अलग करने के लिए अब क्या करेगा रेयान? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा दानिश के पास से चली गई और वो सबसे पहले बिपाशा और देविका जी से मिली, जिसके बाद वो ध्रुवी के पास गई। अंतरा ध्रुवी के पास जाकर उसे प्यार से बोली, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो दी। ध्रुवी अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोली, कैसी हो किट्टू, तुम ठीक तो हो ना? अंतरा हल्के से स्माइल करते हुए बोली, हाँ दी, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल अच्छी आपके सामने खड़ी हूँ। ध्रुवी अंतरा को ठीक देखकर स्माइल करने लगी। उसे काफी टेंशन हो रही थी अंतरा की, पर अब वो खुश थी। उसे भी दानिश और अंतरा के रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अथर्व ने उसे सब बता दिया था। तभी अंतरा ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, जीजू आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपकी और दी की जोड़ी बेस्ट है। ध्रुव हंसते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, थैंक यू अंतु। अंतरा मुस्कुराने लगी। फिर जल्दी ही रस्म शुरू हुई। अंतरा अथर्व को देख रही थी और वो उससे जैसे ही बात करने के लिए आगे बढ़ी तभी किसी ने कसकर उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा किसी की तारीफ करने के लिए? अंतरा अपना सर उठाकर सामने देखने लगी जहाँ दानिश उसे घूर रहा था। अंतरा फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, मैंने कब किया किसी की तारीफ दानिश? दानिश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे मुंह से अब आज के बाद किसी के लिए तारीफ नहीं निकलनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूंगा और मेरी पनिशमेंट तुम्हें दर्द देगी सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर थोड़ा सहम गई और उसने फिर आसपास देखा जो सभी वहाँ हल्दी में बिजी थे। अंतरा ने फिर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं करूंगी अब किसी की तारीफ, पर अब तो मुझे छोड़िए। दानिश ये सुनकर फिर शांत हुआ और उसे खुद से रिहा कर दिया। अंतरा तुरंत उसके पास से हटकर श्रेया के पास चली गई। वहीं रेयान ये सब देख रहा था और वो गुस्से से दानिश के पास आते हुए बोला, तुम उसे खुद से बांध कर नहीं रख सकते, एक दिन वो जरूर तुमसे आजाद होकर मेरे पास आएगी। दानिश बोरियत से जवाब देते हुए बोला, वो तो हमेशा से मुझसे बंधी थी, तुम कोशिश करके देख लो, वो चाहकर भी अब मुझसे आजाद नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसा असर छोड़ा है मैंने अपना उस पर। रेयान ये सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें एक दिन अच्छे से सबक सिखाऊंगा। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओके आई एम वेटिंग। दानिश ओबरॉय अपने दुश्मनों को भी अपनी दुश्मनी निभाने का एक मौका देता है, तो करो तुम्हें जो करना है, क्योंकि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेयान इस बात पर कुछ कहता कि उससे पहले बिपाशा जी दानिश के पास आते हुए बोली, दानिश बेटा चलो तुम भी अपने भाई को हल्दी लगा दो। दानिश उनकी बात पर कुछ नहीं बोला और सीधे रेयान को घूरते हुए वहाँ से चला गया। वहीं सुधा के पास किसी का कॉल बार बार आ रहा था, जिसे देखकर वो परेशान हो रही थी, क्योंकि वो कॉल वहाँ सबके सामने नहीं उठा सकती थी। उधर एक एक कर सभी ध्रुव और ध्रुवी को हल्दी लगाने लगे। अंतरा भी जब हल्दी लगाने गई तभी दानिश भी वहाँ आया। अंतरा अपने हाथ में हल्दी लेकर जैसे ही ध्रुव के गाल पर लगाने को हुई, पर तभी किसी और का गाल उसके सामने आ गया, जिस वजह से हल्दी ध्रुव को लगने के बजाय उस इंसान के गाल पर लग गई। अंतरा का मुंह बन गया और वो दानिश को घूरने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया था कि ये सब दानिश ने जानबूझकर किया था। वहीं ध्रुव ने भी अपने भाई दानिश को देखकर लाचारी से अपना सर हिलाया। उसे महसूस हो रहा था कि दानिश उससे ही जल रहा था। वहीं दानिश सीधा खड़ा हुआ और अपने गाल पर लगे हल्दी को टच करते हुए बोला, इट्स ऑल राइट, आई थिंक तुम्हारे हाथ मेरे अलावा किसी और को टच नहीं करना चाहते सिली गर्ल। वहीं बाकी सबको लग रहा था कि ये गलती से हुआ था, जिस वजह से किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर वहाँ खड़े शिवम, करण, श्रेया, यहाँ तक रेयान और अथर्व भी दानिश को घूर रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था। वहीं अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो चिढ़कर दानिश को घूरने लगी। दानिश एक्सप्रेशनलेस था और उसने फिर ध्रुव को हल्दी लगाई। अंतरा ने फिर सिर्फ ध्रुवी को हल्दी लगाई। दानिश भी सिर्फ ध्रुव को हल्दी लगाकर वहाँ से चला गया। अंतरा फिर भीड़ से निकलकर अपने हाथ में लगी हल्दी को टिश्यू पेपर से साफ करने लगी। तभी वहाँ श्रेया आई और उसे छेड़ते हुए बोली, वाह क्या बात है, इतनी आदत हो गई तुम्हें दानिश सर की कि तुम किसी और को गलती से भी टच नहीं करना चाहती। अंतरा उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, अब क्या बताऊं इसे कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था। एक नंबर के शैतान जो ठहरे, जिसे सिर्फ मुझे तंग करना आता है। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और श्रेया की तरफ देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट था। श्रेया उसकी बात पर बस हंसने लगी। तभी वहाँ दानिश आया, जिसे देखकर श्रेया चली गई। दानिश अपने हाथ में लगी हुई हल्दी को अंतरा के गालों पर धीरे से लगाते हुए बोला, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल सिली गर्ल। ये कहकर दानिश अंतरा के करीब झुकने लगा, जिसे देखकर अंतरा ऊबते हुए बोली, दानिश आपको अब मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, जबकि मैं कितनी देर से आपके साथ थी। ये सुनकर दानिश उसके गालों को खींचते हुए बोला, तो क्या तुम गुस्सा हो इस बात से कि मैंने पहले तुम्हारी तारीफ नहीं की? ये सुनकर अंतरा मुंह फुलाते हुए बोली, मुझे तारीफ सुनना पसंद नहीं, पर अगर कोई कर रहा है तो अच्छे से करे और पूरे दिल से करे, तभी मुझे अच्छा लगता है। इस पर दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, तो क्या मैंने तुम्हारी तारीफ सिर्फ ऊपरी तौर पर की है, तुम ये कहना चाहती हो? ये सुनकर अंतरा तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, नहीं ऐसा कब कहा मैंने। दानिश उसके होंठों को घूरते हुए बोला, अभी कहा तुमने सिली गर्ल। ये कहकर वो उसके होंठों पर झुकने लगा। वहीं जहाँ वो दोनों इस वक्त थे वहाँ अभी कोई नहीं था, क्योंकि वो गार्डन के दूसरे एरिया में थे और बाकी सभी हल्दी में बिजी थे। पर फिर भी अंतरा को ऐसे डर लगने लगा और वो दानिश को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दानिश ये गार्डन है और आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। दानिश ये सुनकर मदहोशी में बोला, ओके देन लेट्स गो टू द रूम बिकॉज़ यू आर सेड्यूसिंग मी। अंतरा ये सुनकर और लाल हो गई। वहीं दो आंखें उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी और जब रेयान से और बर्दाश्त नहीं होता तब वो अपने हाथ में पकड़े वाइन का ग्लास वहीं गुस्से में पटक देता है। ये आवाज सुनकर अंतरा तुरंत उस तरफ देखने लगी। वहीं दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो वापस से अंतरा का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, नो सिली गर्ल, तुम्हें किसी और को देखने का भी हक नहीं है। रेयान का दिल जल उठा उन दोनों को ऐसे देखकर।
उससे उन दोनों की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वही दानिश जैसे जानबूझकर ये सब उसके सामने कर रहा था। तभी रेयान उन दोनों के पास आया और गुस्से से बोला। तुम साबित क्या करना चाहते हो दानिश? दानिश अंतरा से अलग होते हुए रेयान को घूर कर बोला। मेरी मर्जी, मैं अपनी वाइफ के साथ जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ कुछ भी करूँ। Who the hell are you? और ये कहकर दानिश अंतरा को लेकर वहां से बिना रेयान की बात सुने चला गया। रेयान बस गुस्से से उसे घूरता रह गया। वहीं अंतरा वहां से सीधे अंदर अपने रूम में गई और वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। वो खुद को मिरर में देखने लगी। उसके चेहरे पर अपने आप ही हल्की सी स्माइल आ गई और वो खुद को ठीक करते हुए अपना सर हिलाकर बोली, पता नहीं क्यों मैं दानिश की बाहों में कमजोर हो जाती हूँ, उन्हें चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाती। ये सब बुदबुदाते हुए अंतरा फिर वॉशरूम से बाहर निकल गई और वापस से नीचे चली आई। अब तक हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी और गेस्ट भी सारे जा चुके थे। बस भारद्वाज परिवार ही वहां मौजूद था, जो कि इस वक्त हॉल के सोफे पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। अंतरा भी वहां आकर खड़ी हो गई। उसे आसपास दानिश कहीं नहीं दिखा तो वो रिलैक्स हो गई। तभी अंतरा ध्रुवी और श्रेया से बात करने लगी। कुछ समय बाद सभी एक दूसरे से मिलकर जाने के लिए तैयार हुए। कल मेहंदी और संगीत की रस्म थी, जो कि भारद्वाज विला से होने वाली थी। तभी सुधा अंतरा से मिलते हुए धीरे से उससे बोली, तुम्हें पता ही है कि अथर्व ने तुम्हें अपने घर और दिल दोनों से निकाल दिया है, इसलिए तुम्हें कल हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अंतरा उनकी कड़वी बात सुनकर उनसे ना समझी में बोली, पर आंटी अभी तक भाई ने तो मुझसे नहीं कहा कि मुझे वहां नहीं आना है, तो फिर? सुधा इस पर कड़वी आवाज में बोली, वो तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे खुद आकर बात करेगा या कुछ भी कहेगा? बिल्कुल नहीं, वो खुद यही चाहता है कि तुम वहां ना आओ, इसलिए कम से कम उसकी इज्जत का ख्याल रखना जो पहले डुबो चुकी हो तुम भागकर शादी करके। अंतरा की आंखें नम हो गई उनकी बात सुनकर और वो अपना सर नीचे करते हुए धीरे से बोली, जी आंटी मैं समझ गई। सुधा व्यंग्य तरीके से हंसते हुए उसके पास से चली गई और वहीं अंतरा सभी को देखने लगी। उसके चेहरे पर उदासी थी। सभी फिर वहां से चले गए। अंतरा भी अपने रूम में आई और बेड पर ऐसे ही बैठ गई। वो अपनी ही सोच में गुम थी और इसी तरह वो फिर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई और वो सो गई। उधर दूसरी तरफ अथर्व जब विला पहुंचा तब उसके पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर अथर्व ने उसे पिक करते हुए कहा, कैसे हो राघवन? उधर से राघवन गुस्से से बोला, तुमने बताया नहीं कि उसने किसी और से शादी कर ली? अथर्व ये सुनकर कुछ सोच में पड़ गया और फिर बात बनाते हुए बोला, वो ये सब बहुत जल्दी में हुआ, जिस वजह से मुझे बताने का मौका नहीं मिला, पर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसने अपने मन से शादी कर ली और खुश है, जिस वजह से मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम भी अब उसे भूल जाओ। उसकी बात पर राघवन ठंडे लहजे में बोला, तुम सच कह रहे हो? उसने अपने मन से शादी की है तो अब मैं उसके साथ उस इंसान को भी बर्बाद करूंगा जिसने उससे शादी की है, और तुम अपनी बहन को अब मुझसे नहीं बचा पाओगे। बहुत जल्द वो मेरी कैद में होगी। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया ये बात सुनकर और वो कुछ कहने को हुआ कि तभी उधर से कॉल कट हो गया। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में एक आलीशान बंगले में एक कमरे के अंदर कई सारी मशीनों से घिरा एक इंसान बेड पर लेटा गुस्से से लाल होकर अपने कटे हुए फोन को देख रहा था। उस इंसान की उम्र लगभग 28 साल की थी। वो दिखने में हैंडसम था, जो कि कोई और नहीं राघवन ग्रोवर था। वो इस समय बेड पर था। आसपास कई सारे डॉक्टर्स और गार्ड्स थे। सालों पहले एक हादसे में उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी बस, और वो बेड पर आ गया और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ था, पर वो बेड पे लेटे लेटे ही हजारों लोगों को अपने एक इशारे पर मरवा सकता था। उसके अंदर इतनी पावर थी। वो राघवन अपने हाथ में पकड़े फोन को वहीं नीचे जमीन पर फेंकते हुए डॉक्टर से बोला, जल्द से जल्द मुझे ठीक करो, अब मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है किसी भी हालत में, समझे तुम सब? वो काफी खतरनाक लग रहा था, जिससे डरते हुए डॉक्टर बोले, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट इलाज देने का ट्राई कर रहे हैं, आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वो ये कहकर चुप हो गया। फिर राघवन गुस्से में बोला, मुझे बस अब जल्दी से ठीक होना है और इंडिया वापस जाना है, क्योंकि वहां भी मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेना है, जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में बेड पर हूँ। वहीं डॉक्टर तुरंत आगे आए और फिर राघवन को इंजेक्शन दिया। राघवन इविल स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो क्या करने वाला है अब राघवन अंतरा के साथ, और कौन है इंडिया में राघवन का सबसे बड़ा दुश्मन? क्या अंतरा जान पाएगी अपने ऊपर आने वाले खतरे को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अब तक शाम हो चुकी थी। अल्फा ग्रुप दानिश इस समय बोर्ड ऑफ मीटिंग में अपनी हेड चेयर पर बैठा था और अपने सामने चल रहे प्रोजेक्ट में कंपनी शेयर्स के ग्राफ चार्ट को बिना भाव के देखते हुए अपने टैब में कुछ मार्क कर रहा था। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। वहां और भी कई सारे कंपनी के हेड बैठे हुए थे। वहां का माहौल बेहद गर्म लग रहा था। लाइट्स डिम थी क्योंकि प्रोजेक्टर ऑन था। सभी शांत थे, पर तभी वहां एक बुलेट शॉट चलने की आवाज आई और एक आदमी की दर्द से चीखने की आवाज उस शांत मीटिंग रूम में गूंज उठी। सभी दहशत में आ गए और ऋतिक ने तुरंत लाइट्स ऑन की। सभी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थे। अल्फा ग्रुप का एचआर हेड, जो काफी एजेड था और कंपनी में सालों से काम कर रहा था, वो अपने सीने पर लगी गोली पर हाथ रखे तड़पते हुए अपनी चेयर पर मर चुका था। तभी सभी की नजर हेड चेयर पर बैठे दानिश पर गई, जो इस वक्त अपनी गन को घुमाते अपनी चेयर से सर टिकाए बिना भाव के उस एचआर हेड को देख रहा था। उसकी आंखों में शांत भाव था, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग डर चुके थे। तभी दानिश अपनी गन वहीं टेबल पर रखते हुए सभी से सर्द आवाज में बोला, आई नो आप लोग हैरान हैं, बट मैं चीटर्स को एक बार ही चीटिंग करने का मौका देता हूँ और दोबारा उन्हें सीधा दुनिया से ही उठा देता हूँ, और ये बात यहाँ मौजूद सभी जानते हैं। सो बैक टू द वर्क एंड क्लीन दैट यूजलेस गार्बेज। दानिश वापस से प्रोजेक्टर की ओर देखते हुए ऋतिक से उस बूढ़े एचआर जो अब तक मर चुका था उसे वहां से ले जाने को बोला। ऋतिक ने हाँ में सर हिलाया और फिर सारे लोग बिना इधर-उधर नजरें किए सीधा प्रोजेक्टर में देखने लगे। सभी को पता चल चुका था कि एचआर मैनेजर ने धोखाधड़ी की थी और दानिश ओबरॉय धोखा देने वालों को सीधा मौत की घाट उतारता था। 3 घंटे की मीटिंग के बाद दानिश कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला। उसके कोट को ऋतिक ने पकड़ रखा था और ऋतिक उसके आगे का शेड्यूल बता रहा था, पर तभी दानिश उसे रोकते हुए बोला, मेरी सारी मीटिंग को कल के लिए शेड्यूल कर दो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर दानिश ऑफिस से बाहर निकल गया। वहीं ऋतिक उसके पीछे गया तो दानिश कार में बैठ रहा था। ऋतिक उसे देखते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों होती है अब घर जाने की? दानिश बैक सीट से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर ऋतिक का मुंह बन गया और फिर उसने आगे कुछ नहीं कहा और कार सीधे पैलेस की ओर बढ़ा दी। अब तक रात हो चुकी थी। कार कुछ देर बाद पैलेस के आगे आकर रुकी। ऋतिक ने कार का गेट खोला। दानिश उसमें से बाहर निकला और सीधे अंदर चला गया। उधर ऋतिक फिर वहां से चला गया। दानिश जब पैलेस के अंदर आया तब उसने तेज आवाज में कहा, आई वांट कॉफी। अंतरा जो सभी के साथ डिनर करके अब हॉल में बैठी थी, वो दानिश की ऐसी आवाज सुनकर चिढ़ गई और दानिश को घूरने लगी, जो बिना उसे देखे ऊपर 3rd फ्लोर पर जा चुका था। वहीं शिशिर जी दानिश की बात पर बिपाशा जी से बोले, ये तुम्हारा बेटा क्या हमेशा उसे ऑर्डर देता रहता है? उसे तुम समझाओ कि अब उसकी शादी हो गई है, अब सुधर जाए। ये सुनकर देविका शिशिर जी से बोली, उसे अब अंतरा के हाथ की कॉफी पसंद है, तो इसमें मेरे पोते की क्या गलती? तुम हमेशा उसे गलत समझते हो।
शिशिर जी का मुंह बन गया और वो बिपाशा जी को घूरने लगी। अंतरा उन्हें देखकर स्माइल करने लगी और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं जाती हूँ, आप सब शांत हो जाइए और दादी ठीक कह रही हैं। ये कहकर वो वहाँ से सीधे किचन में चली गई और दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। कुछ समय बाद वो कॉफी को मग में लेकर ऊपर 3rd फ्लोर पर चली गई। वो दानिश के रूम के आगे आकर खड़ी हो गई। तभी रूम से सर्द आवाज आई, कम इन सिली गर्ल। अंतरा मुंह बनाकर अंदर आई तो वहाँ दानिश अपनी टाई की नॉट को ढीली करते हुए उसकी तरफ ठंडे भाव से देख रहा था। अंतरा उसे घूरते हुए बोली, ये आपकी कॉफी। दानिश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में बोला। कुछ कहना नहीं चाहती तुम? अंतरा कॉफी के मग पर अपनी पकड़ कसते हुए पीछे जाते हुए बोली, नहीं मुझे क्या कहना है। दानिश उसके करीब आकर उसके हाथ में पकड़े कॉफी के मग को अपने हाथ में लेते हुए बोला। ओह रियली? अंतरा ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ। दानिश ने फिर कुछ नहीं कहा और काउच पर बैठकर कॉफी का घूंट भरने लगा। वहीं अंतरा दानिश को अजीब नजरों से घूरने लगी क्योंकि दानिश भी उसे ही घूरते हुए कॉफी पी रहा था। अंतरा फिर बिना कुछ कहे स्टडी टेबल के पास चली गई और अपनी चेयर पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। कुछ वक्त बाद जब अंतरा ने अपनी पढ़ाई खत्म की तो तब तक उसे काफी नींद आने लगी थी और उसने एक नजर काउच पर देखा जहां दानिश इस वक्त बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। ये देखकर अंतरा ने मन ही मन कुछ सोचा और धीरे धीरे दबे पांव रूम के गेट की तरफ बढ़ने लगी और वो अभी गेट के पास पहुंची ही थी कि एक सर्द आवाज उसके कान में पड़ी। सोचना भी मत कि तुम इस रूम से बाहर भी जा सकती हो। ये सुनते ही अंतरा के कदम अपनी जगह रुक गए और वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दानिश की तरफ मुड़ी और बोली, मैं बाहर नहीं जा रही थी, मैं तो बस ये गेट चेक कर रही थी कि ठीक से बंद होता है या नहीं। ये कहकर अंतरा गेट पर जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगी। ये करते हुए वो दानिश को किसी बेवकूफ के जैसी लग रही थी, जिसे देखकर दानिश अपनी जगह से उठा और अंतरा की तरफ बढ़ने लगा। अंतरा दानिश को खुद के करीब आते हुए देखकर हड़बड़ाते हुए गेट से सटने लगी और दानिश उसके एकदम करीब आया और अपने एक हाथ को ऊपर उठाया। अंतरा को लगा कि दानिश कहीं उसे मारने के लिए ना हाथ उठाया हो, जिस वजह से वो डर से अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लेती है। पर तभी उसे गेट लॉक होने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा ने झट से अपनी आंखें खोली और सामने दानिश को देखने लगी। दानिश गेट अंदर से लॉक करते हुए अंतरा के माथे पर अपनी एक उंगली से टैप करके बोला, तुम सच में सिली हो? ये कहकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और उसने मन ही मन कहा, मैं भी ना क्या क्या सोच लेती हूँ। दानिश उसे बेड पर ले गया और उसे लेकर लेट गया। उसने अंतरा को अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा ने गहरी सांस लेकर अपना सर दानिश के सीने पर रख लिया और कुछ देर तक खामोश रहा। वहीं दानिश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके हाथ अंतरा के बालों को सहला रहे थे। तभी अंतरा कुछ सोचते हुए बोली, दानिश अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे हमेशा तंग क्यों करते हैं, जबकि बचपन में तो आप इतने अच्छे से रहते थे मेरे साथ, मुझसे लड़ते भी नहीं थे और ना ही मुझे हर्ट करते थे, तो फिर अब ऐसे क्यों हो गया? अंतरा का सवाल जायज था। वहीं दानिश कुछ पल खामोश रहा और फिर उसकी पीठ को सहलाते हुए वो बोला, मैं आज भी वही हूँ जो पहले था, बस तुम खुद को इंप्रूव करो, तुम खुद को मेरे साथ कंफर्टेबल करो, मैं जैसा हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करो, दैट्स ऑल। ये सुनकर अंतरा अपना मुंह फुलाते हुए बोली, दानिश आप अब बिल्कुल बदल चुके हैं। आप अब मुझसे ना तो अच्छे से बात करते हो और ना ही कुछ कहते हो, बस जब देखो तब मुझे हर्ट करना चाहते हैं आप। समझे आप बड़े आए। दानिश ने अंतरा की बातों को इग्नोर करके नाइट लैंप ऑफ कर दिया। अंतरा समझ गई कि दानिश उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था। फिर अंतरा ने भी कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश की वार्म बॉडी के करीब रहने से अंतरा को कुछ ही देर में नींद आ गई। दानिश की आंखों में नींद नहीं थी और वो एकटक ऊपर सीलिंग को घूर रहा था और फिर कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह आज मेहंदी और संगीत था जो अथर्व के विला पर होने वाला था और सुबह सुबह अंतरा मंदिर में आरती कर रही थी और सारे घर वाले मंदिर में उसी के साथ थे। हमेशा की तरह उसकी मीठी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अंतरा ने कुछ ही देर में आरती खत्म की। उसने आज सिंपल सा पर्पल कलर का शरारा पहना था। उसके बाल खुले थे जो अभी गीले थे और उसकी मांग में सिंदूर था जिसे उसने जानबूझकर लगाया था दानिश की वजह से। अंतरा ने सभी को आरती और प्रसाद दिया। सभी ने आरती और प्रसाद लिया और फिर बिपाशा जी सभी से बोली, चलिए सभी पहले नाश्ता कर लीजिए क्योंकि हमें अभी भारद्वाज विला भी जाना है। ये कहते हुए वो अंतरा की तरफ देखते हुए बोली, और बेटा तुम पहले हमारे साथ चलो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ गहने निकाले हैं जिन्हें तुम्हें आज पहनना है संगीत में और कल शादी में भी, क्योंकि इन सब चक्करों में हमने तुम्हें अभी तक कुछ दिया ही नहीं और माँ मुझे कई बार बोल चुके हैं। अंतरा उनकी ये बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है, पर तभी उसे सुधा की कई बातें याद आई जिसने उसे मना किया था आने के लिए। अंतरा कुछ सोच में पड़ गई पर फिर उसने कुछ नहीं कहा और बिपाशा जी के साथ चली गई। वहीं बाकी सब डाइनिंग एरिया में चली गई। बिपाशा का कमरा। बिपाशा जी अंतरा को सोफे पर बैठने का इशारा करती हैं और खुद अपने कबर्ड की ओर बढ़ गई। अंतरा वहीं चुपचाप बैठकर उन्हें देखने लगी। कुछ देर बाद बिपाशा जी अपने दोनों हाथों में कई सारे ज्वेलरी बॉक्सेस लेकर उसके पास आई और उन्हें टेबल पर रखते हुए प्यार से अंतरा से बोली, ये सारे गहने तुम्हारे हैं। हालांकि ये सब खानदानी हैं जिस वजह से इनके डिजाइन पुराने हैं, इसलिए तुम इन्हें देख लो, जो तुम्हें अच्छे लगे वो ले लो और जो तुम्हें पुराने लगे उन्हें बता दो, हम उन्हें नए बनवाकर तुम्हें दे देंगे। अंतरा उनकी बात सुनकर हैरानी में उन कीमती गहनों को देखने लगी जो डायमंड और सोने के थे। वो सब ओबरॉय खानदान के थे। अंतरा उन सबको देखकर बिपाशा जी से बोली, पर माँ आपको नहीं लगता कि मैं ये सब इतने भारी भरकम गहने पहन नहीं पाऊंगी? मेरा मतलब कि मेरा तो सिर्फ एक ईयररिंग से ही काम चल जाएगा, इसे आप अपने पास ही रखो, आप ध्रुवी दी को दे देना, उन्हें शौक है इसे पहनने का। बिपाशा जी उसकी बात पर बोली, उसके लिए भी गहने हैं मेरे पास, मैंने अपने दोनों बेटों की बहू के लिए गहने पहले से ही बनवा के रखे थे, इसलिए ये तुम्हारे हैं और तुम मना नहीं करोगी। ये कहते हुए उन्होंने एक ज्वेलरी बॉक्स में से एक पायल निकाली जिसमें काफी ज्यादा घुंघरू थे जो निकलते ही शोर करने लगे थे। अंतरा उन्हें नासमझी में देख रही थी, पर पायल को जब उसने देखा तो उसे वो पायल बहुत सुंदर लगी। बिपाशा जी वो पायल अंतरा को देते हुए बोली, ये खानदानी पायल है जिसे मैंने तुम्हारे साइज का करवा दिया है और अब तुम इसे अभी पहनोगी क्योंकि घर की बहू के पैर ऐसे खाली अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर अंतरा बोली, पर माँ ये कितना शोर कर रही है, सब क्या ही सोचेंगे कि मैं पूरे पैलेस में शोर मचा कर रखती हूँ। जिसे सुनकर बिपाशा जी हंसते हुए बोली, नहीं बेटा कोई कुछ नहीं सोचेगा क्योंकि ये एक तरह की रस्म है और इस पायल को तुम्हें कम से कम 1 महीने तो पहनना ही पड़ेगा और तुम्हारी सास के सास का ऑर्डर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो क्या अंतरा ले लेगी वो गहने या फिर कर देगी मना? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उनकी बात सुनकर अंतरा उन्हें लाचारी से देखने लगी और फिर हार मानते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। बिपाशा जी फिर उसके खाली पड़े पैरों में पायल पहना देती हैं। उसके बाद अंतरा बिपाशा जी से बोली, हो गया माँ, पहन लिया मैंने, अब खुश हो गए ना आप? बिपाशा जी हंसते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं और फिर अंतरा कुछ गहनों के बॉक्स को उठाती है जिसे वो शादी में पहनने वाली थी और फिर वो बिपाशा जी के साथ रूम से बाहर निकल गई। उसकी पायलों की छन छन की आवाज पूरे पैलेस में अब गूंजने लगी थी। अंतरा पहले अपने रूम में उन गहनों को लेकर जाने लगी, पर जब वो रूम में आई तब हमेशा की तरह उसके रूम को लॉक कर दिया गया था। अंतरा का मुंह फूल गया और वो तुरंत दानिश को कोसते हुए फिर वो वहां से सीधे दानिश के रूम की तरफ चली गई। रूम में अभी दानिश नहीं था। अंतरा को याद आया दानिश सुबह सुबह ही बाहर चला गया था। अंतरा सुकून भरी सांस लेकर रूम में आई और अपनी कबर्ड में जो उसके लिए अलग से बनाया गया था उसमें अपने ज्वेलरी बॉक्स को रख दिया और नीचे चली गई। वो डाइनिंग एरिया में गई और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। देविका जी अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारे इस महल में अलग ही रौनक लग रही है।
बिपाशा जी भी मुस्कुराने लगी। अंतरा को काफी अजीब लग रहा था, जिस वजह से वो भी अपना सर हिलाते हुए नीचे देखकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ समय बाद सभी ब्रेकफास्ट करके उठ गए। ध्रुव को कुछ काम था जिस वजह से वो स्टडी में चला गया। वहीं अंतरा दानिश के रूम में चली गई क्योंकि नेक्स्ट वीक से उसके एग्जाम्स थे और उसे पढ़ाई करनी थी। सभी अथर्व के विला में शाम को जाने वाले थे, जिस वजह से सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। शाम का वक्त, इस समय पैलेस में सभी रेडी हो रहे थे मेहंदी और संगीत में जाने के लिए। ध्रुव भी ऑफिस से आ चुका था और वो भी रेडी हो रहा था। अंतरा इस समय दानिश के रूम में थी और वो स्टडी कर रही थी, जिस वजह से उसे ध्यान ही नहीं पड़ा वहां जाने का। तभी उसके रूम का टेलीफोन रिंग हुआ जो अंतरा के साइड में ही था, जिस वजह से उसने कॉल पिक किया। तो उधर से बिपाशा जी ने कहा, बेटा नीचे आओ, हम लोग विला के लिए निकलने वाले हैं। अंतरा ने उनकी बात सुनकर अपनी नजरें ग्लास डोर की तरफ की और वहां से बाहर की ओर देखा तो अब तक शाम हो चुकी थी। अंतरा फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो माम आप लोग चलो, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। अंतरा की बात पर बिपाशा जी ने कहा, ठीक है बेटा, पर जल्दी आना, हम लोग जा रहे हैं। अंतरा बोली, ठीक है। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके बाद वो कुछ सोचते हुए बोली, क्या मुझे रेडी हो जाना चाहिए? हाँ, मुझे आंटी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि मैंने ध्रुव दीदी से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके हर फंक्शन में रहूंगी। ये कहते हुए वो फिर मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से उठी तो उसकी पायलें शोर करने लगी, जिसे सुनकर अंतरा ने सर हिलाया और वॉशरूम में चली गई। उधर बाकी सभी घर वाले अब तक अथर्व के विला के लिए निकल चुके थे। उधर भारद्वाज विला के गार्डन को ग्रीन कलर में सजाया गया था। लाउड म्यूजिक के साथ लाइटिंग भी काफी हाई थी, जिससे कि वो पूरा गार्डन काफी सुंदर लग रहा था। वहीं सुधा के चेहरे पर चमक और खुशी थी। आखिर उनकी बेटी की शादी इतने बड़े खानदान में जो हो रही थी। मेहमान वहां आ रहे थे। अथर्व की दादा दादी को अंतरा से मिलना था क्योंकि उस दिन वो लोग मिले तो थे, पर वो दोनों बात नहीं कर पाए थे, इसलिए वो बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब ओबरॉय परिवार की कार विला के बाहर आकर रुकी तो सभी मेहमानों की नजरें उस पर टिक गई। गार्ड्स ने आकर गेट खोला और ध्रुव के साथ सारे परिवार वाले बाहर निकले और कुछ नौकर कई सारे तोहफे लेकर अंदर आए। ध्रुव ने ग्रीन कलर का ब्रांडेड कुर्ता पहन रखा था जिसके कफ और कॉलर में डायमंड लगे थे और बाकी सभी घर वालों ने भी ग्रीन कलर का आउटफिट डाला हुआ था। उनके वेलकम के लिए दादा दादी, अथर्व और सुधा सभी गेट पर खड़े थे। सभी एक दूसरे से मिलने लगे। अथर्व की नजरें अंतरा को खोज रही थी पर अंतरा उसे कहीं नहीं दिखी। वहीं सुधा वहां अंतरा को ना देखकर किसी मक्कार की तरह मुस्कुरा रही थी। बिपाशा जी ध्रुव के साथ अंदर गार्डन एरिया में जाते हुए बोली, तुमने दानिश को कॉल किया था? कहां पर है वो? अगर आ गया हो तो वो अंतरा को लेकर साथ ही यहाँ चला आए। ध्रुव उनकी बात पर बोला, वो कॉल नहीं उठा रहा मेरा, इसलिए मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, परंतु के लिए आप चिंता मत करो, गार्ड्स मैंने वहां आसपास लगा दिए हैं और ड्राइवर को सीधे यहीं आने को बोल दिया है। उसकी बात पर बिपाशा जी ने बस हाँ में सिर हिला दिया, पर उनका मन था कि उनका बेटा और बहू यहाँ सबके सामने साथ में आए। ध्रुव वहां गार्डन में लगे सोफे पर जाकर बैठ गया और सभी अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। कुछ डांसर्स आकर स्टेज पर डांस करने लगे। फिर मेहंदी का मुहूर्त हुआ और सुधा ध्रुवी को लेने गई। कुछ ही समय में ध्रुवी आई। उसे देखते ही ध्रुव की आंखें उस पर थम गई। ध्रुवी ग्रीन कलर के डिजाइनर लहंगे में काफी सुंदर लग रही थी। उसका फुल मेकअप हो रखा था, बालों का बन बना हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ध्रुवी की नजरें जब ध्रुव पर गईं तो वो ब्लश करते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। ध्रुव भी स्माइल करने लगा। ध्रुवी आकर ध्रुव के साइड में बैठ गई और फिर मेहंदी वाली आई। वो काफी फेमस मेहंदी डिजाइनर थी। ध्रुवी उससे मेहंदी लगवाने लगी, पर उसे जब अंतरा आसपास नहीं दिखती तब वो अपनी साइड में बैठे ध्रुव से बोली, ध्रुव किट्टू नहीं दिख रही कहीं? क्या वो अभी आई नहीं है? उसके सवाल पर ध्रुव बोला, वो बस थोड़ी देर में आने वाली है। ध्रुवी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और अपनी मेहंदी लगते हुए देखने लगी। वहीं रेयान दूसरी साइड लगे बार काउंटर के पास खड़ा होकर वाइन की सिप लेते हुए गेट की तरफ ही देख रहा था। उसे अंतरा को देखने का बहुत मन कर रहा था। वहीं शिवम और करण भी खड़े थे। शिवम रेयान को देखते हुए बोला, उसकी अब शादी हो चुकी है, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। रेयान चिढ़कर बोला, नेवर, कभी नहीं, मैं उससे कभी गिव अप नहीं करूंगा। उसे मैं मरते दम तक अपना बनाने की कोशिश करूंगा, फिर इसमें मुझे चाहे जो भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जिसे सुनकर करण मुंह बनाते हुए सौम्या को देखते हुए शिवम से बोला, हो गया तब तो मेरा, यहाँ ये दोनों लड़ते रहेंगे और मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। उसकी बात पर शिवम उसे घूरकर देखने लगा। वहीं रेयान तो बस गेट की तरफ ही देखे जा रहा था। दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में अंतरा इस समय तक रेडी हो चुकी थी और फुल लेंथ मिरर के सामने खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने हाथों में बैंगल्स डाल रही थी जो लाइट ग्रीन कलर का था। अंतरा खुद से ही रेडी हुई थी, जिस वजह से उसने बालों को सीरम करके ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। उसने बिपाशा जी के दिए हुए डायमंड ज्वेलरी में से छोटा सा मांग टीका पहना था। अभी उसकी मांग में सिंदूर नहीं था। कान में छोटे छोटे झुमके थे और गले में एक मोती का हार और मंगलसूत्र था। उसके चेहरे पर फाउंडेशन के साथ हल्का सा कंसीलर और लाइट पीच कलर की लिपस्टिक थी। वो अपने उस आउटफिट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो बैंगल्स डालकर अपनी सैंडल्स पहनती है और अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल गई। उसे लेट हो रहा था। वो अपने लहंगे को संभालते हुए जल्दी जल्दी नीचे की ओर जा रही थी, पर तभी वो किसी से बुरी तरह टकरा गई और धम की आवाज से सीधे फ्लोर के कारपेट पर गिरी। अंतरा खुद की कमर पकड़ते हुए दर्द से चिल्लाई। वहीं अंतरा अपनी खुली कमर को सहलाते हुए गुस्से से बिना सामने देखे बोली, अबे ओ जन्म के अंधे इंसान, ऐसे कौन चलता है? और तुम्हारी बॉडी या कोई पत्थर कितना जोर से लगा मुझे। अंतरा कभी कभी ऐसी लैंग्वेज यूज करती थी। वहीं वो इंसान जो कोई और नहीं दानिश था, वो अंतरा को ऐसे तैयार हुए बिना इमोशन के घूरे जा रहा था। और जब उसे अंतरा की ऐसी बातें सुनाई दी तब उसका चेहरा डार्क हो गया और वो अपने घुटनों के बल झुकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, वेयर आर यू गोइंग सिली गर्ल? वो भी ऐसे रेडी होकर। दानिश की आवाज सुनकर अंतरा तुरंत अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी जो उसके करीब ही झुका हुआ था। अंतरा उसे ऐसे देखकर थोड़ा सा पका गई और फिर वो अपना सर नीचे करते हुए बोली, ओह तो याद थे, मुझे पता नहीं था, सॉरी, और मैं मेहंदी की रस्म में जा रही हूँ। दानिश ऑर्डर भरे लहजे से बोला, पर अब नहीं जाओगी, गेट अप। जिसे सुनकर अंतरा तुरंत दानिश को नासमझी में देखते हुए बोली, पर क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो रेडी भी हो चुकी हूँ। दानिश उसे अभी भी फ्लोर पर बैठा देखकर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, गेट अप सिली गर्ल। अंतरा उसे घूरते हुए उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है और दानिश ने उसे ऊपर खड़ा किया। अंतरा अपनी कमर सहलाते हुए वापस से दानिश की तरफ देखते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। दानिश उसे रूम में ले जाते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, दैट मींस नहीं जाओगी। जिसे सुनकर अंतरा भड़कते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, पर क्यों, मुझे जाना है वहाँ, सभी मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज। अंतरा एक तरह से उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, पर दानिश की नजर में ना का मतलब सिर्फ ना था, जिसे वो कह चुका था। दानिश उसे सीधे रूम में ले आया और उससे बॉसी टोन में बोला, कपड़े चेंज करो, हम कहीं और जा रहे हैं। ये कहते हुए दानिश अपना कोट वहीं सोफे पर रखकर अपनी टाई की नॉट को खोलने लगा और एक टक अंतरा को देखने लगा जो इस समय गुस्से से लाल थी और उसे ही घूर रही थी। दानिश के फोन पर तभी एक नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई और फिर वो अंतरा की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा चेंज करो जाकर सिली गर्ल। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बिना कुछ कहे गुस्से से अपने पैर पटकते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। इधर वो वॉशरूम में चला गया। अंतरा अंदर क्लोजेट में दानिश को कोसते हुए अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वो दानिश को बहुत भला बुरा कहे जा रही थी। अंतरा दानिश को कोसते हुए बोली, आप जैसा दानव वैम्पायर मैंने कहीं नहीं देखा, आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती। अब तक मैं वहाँ सबके साथ होती, आप आ जाते ही ना घर तो कुछ हो जाता, पर नहीं, आपको तो मुझ पर अपना ऑर्डर चलाना था, तो चले आए मुझे तंग करने। तभी दानिश बाहर से भारी आवाज में बोला, सिली गर्ल, मेरे मुंह पर आकर मुझे कहो जैसे मैं कहता हूँ, ऐसे कहने में मजा नहीं आता, और अगर चेंज कर लिया हो तो बाहर आओ। अंतरा उसकी बात पर अंदर से गुस्से में बोली, हाँ हो गया, आ रही हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ। दानिश शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो तो तुम वैसे भी नहीं भाग सकती मुझसे। क्यों रोक दिया दानिश ने उसे जाने से? क्या करने वाला है वो अब? जानने के लिए सुनते रहिए बजा तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।
कुछ ही समय में अंतरा एक नॉर्मल सा सूट पहनकर बाहर आई। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। दानिश इस समय ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में था। वो अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले एक टक अंतरा को देख रहा था। अंतरा भी उसे बस घूर रही थी। जब अंतरा से दानिश का ऐसा घूरना बर्दाश्त नहीं होता तब वो चिढ़ते हुए बोली, बस करिए, बदल नहीं जाऊंगी मैं इतना आपके देखने से। दानिश उसकी बात पर इमोशनलेस वे में बोला, सिली गर्ल, ऐसा क्यों होता है जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मेरी नजरें ज्यादा देर तक खुद पर टॉलरेट नहीं कर पाती? अंतरा उसकी बात पर अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली, वो क्योंकि आप बहुत बोरिंग हो, आपको थोड़ी देर देखने से मुझे नींद आ जाती है और हर वक्त मुझे सोना अच्छा नहीं लगता। दानिश उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, नो, आई थिंक यू फेल इन लव विद मी सिली गर्ल। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो दानिश को हड़बड़ाते हुए देखने लगी। दानिश उसकी हरकतें नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो फिर अंतरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, लेट्स गो। अंतरा ना समझी में उसके साथ जाते हुए बोली, पर कहाँ, मुझे बताइए तो पहले। जिसे सुनकर दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर नीचे आ गया और फिर वो दोनों सीधे बाहर कार में गए। दानिश अंतरा को लेकर कार में बैठ गया। अंतरा बस ना समझी में दानिश को देख रही थी। दानिश ने ड्राइवर को इशारा किया, जिसे समझ ड्राइवर कार चलाने लगा। अंतरा दानिश को घूरते हुए वापस से बोली, अब आप कौन सी जगह मुझे लेकर जा रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार आप मुझे झील के पास ले गए थे, पर अब हम कहाँ जा रहे हैं? दानिश ने उसकी बात सुनकर उसकी गर्दन में एक झटके से अपने हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया। तभी अंतरा को तेजी से अपनी कमर पर दर्द हुआ। उसे एहसास नहीं था कि उसे गहरी चोट आई थी कमर पर और उसने दर्द से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जिसे देखकर दानिश अंतरा के माथे पर एक किस करके और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये सुनकर अंतरा हैरान रह गई और हैरानी में बोली, हॉस्पिटल? पर क्यों? आप मुझे हॉस्पिटल किस लिए ले जा रहे हैं? दानिश ये सुनकर बिना किसी इमोशन के बोला, क्योंकि तुम्हें चोट आई है। ये सुनकर अंतरा नासमझी में बोली, चोट? पर कहाँ? दानिश इस बार उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सच में नहीं पता सिली गर्ल? ये बोलते हुए दानिश अपने हाथों को अंतरा की कमर के उस हिस्से पर ले गया जहां अंतरा को नीचे गिरने से चोट आई थी। उस हिस्से पर हाथ रखते ही अंतरा ने दर्द से अपने होंठ भींच लिए और सिसकते हुए बोली, ओह, ये सुनने पड़ गया था, इसलिए दर्द का एहसास तब नहीं हुआ। पर फिर भी दानिश, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं दवा लगा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। हालांकि अंतरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई थी, पर उसे हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं लग रहा था। पर तभी दानिश अपनी सख्त आवाज में बोला, मैंने कह दिया कि तुम हॉस्पिटल जाओगी तो जाओगी, अब इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं होगी। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो चुपचाप उसी तरह दानिश के सीने से लगकर बैठी रही। कुछ ही देर में दानिश की कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने कार से बाहर निकलते हुए दानिश की साइड का गेट ओपन किया और दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर कार से बाहर आया। अंतरा अभी भी दानिश को मन ही मन कोसे जा रही थी और अभी उसने अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि उसे अपनी कमर में वापस से दर्द होने लगा और वो वहीं खड़ी हो गई। दानिश उसे रुका देखकर उसके पास आया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो आसपास देखने लगी। रात के वक्त वहाँ लोग आ जा रहे थे। अंतरा ने अपना सर शर्म से दानिश के सीने में छिपा लिया और दानिश उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर गया। दानिश अंतरा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर सीधे इमरजेंसी वार्ड में गया जहाँ ऑलरेडी फीमेल डॉक्टर मौजूद थी। दानिश ने अंतरा को हॉस्पिटल बेड पर केयरफुली लिटाया और फिर डॉक्टर से सर्द आवाज में बोला, चेक कर। डॉक्टर उसकी बात पर हामी सिर हिलाते हुए बोली, श्योर सर। इधर डॉक्टर अंतरा को चेक करने लगी तो अंतरा ने कहा, डॉक्टर, मुझे सिर्फ कमर पर चोट आई है और कहीं नहीं। ये सुनकर डॉक्टर अंतरा की कमर को चेक करने लगी तो कमर पर चोट आने से वहाँ नीला पड़ा हुआ था, जिसे देखकर फिर डॉक्टर ने ऑइंटमेंट उसकी कमर पर लगाते हुए कहा, मिस, ये ऑइंटमेंट आप डेली सोने से पहले लगाइएगा, ये जल्दी ही असर करेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अंतरा ने ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं भी लिखी। वहीं दानिश दीवार से टेक करके खड़ा था और अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर ने दानिश को वहाँ खड़े देखा तो उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ कहा, मिस्टर ओबरॉय, अब उन्हें आराम है, मैंने ऑइंटमेंट दे दिया है उन्हें, जिसे वो रेगुलर बेसिस पर लगाएंगे तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर दानिश अपने फोन को ऑफ करके उसे अपनी पॉकेट में डालते हुए बोला, ओके। ये कहकर दानिश सीधे वार्ड के अंदर चला गया। वहीं डॉक्टर भी वहाँ से चली गई। इधर अंतरा को अब उस ऑइंटमेंट से काफी आराम था, जिस वजह से वो उठकर बैठी हुई थी। दानिश उसके पास आया और उसे घूर कर देखते हुए बोला, आर यू ओके नाउ? उसकी बात सुनकर अंतरा ने धीरे से कहा, हाँ अब ठीक हूँ। तो क्या अब हम घर जा रहे हैं? अंतरा को मन ही मन संगीत और मेहंदी में ना जा पाने पर बहुत अफसोस भी हो रहा था, पर वो अब अपनी इस हालत में जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो अब सीधे घर जाना चाहती थी। वहीं दानिश ने उसकी बात सुनकर उसे वापस से अपनी गोद में उठा लिया, जिसे महसूस कर अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, अब तो मैं चल सकती हूँ ना? दानिश उसे गोद में लिए ही हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए बोला, जब मैं हूँ तो तुम्हें चलने की क्या जरूरत सिली गर्ल? ये कहकर वो हल्के से मुस्कुराया। वहीं अंतरा ये सुनकर मुंह बना लेती है और फिर दानिश उसे लेकर कार में बैठ गया और कार वहां से सीधे पैलेस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उनकी कार सीधे पैलेस के बाहर आकर रुकी। अब तक अंतरा दानिश की बाहों में सो चुकी थी, जिसे गोद में उठाकर दानिश कार से बाहर आया और सीधे अंदर थर्ड फ्लोर की ओर बढ़ गया। दानिश ने उसे बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके कुछ पल अंतरा के मासूम से चेहरे को घूरने लगा और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, वो रियान उस संगीत पार्टी में मौजूद था और मैं तुम्हें उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा सिली गर्ल। ये कहकर वो फिर रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अब तक मेहंदी और संगीत खत्म हो चुका था। वहीं ध्रुवी अंतरा के न आने से उदास लग रही थी, जिसे देखकर ध्रुव उसे समझाते हुए बोला, तुम अपसेट मत हो, अंतु की तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से वो नहीं आ पाई। अभी मेरी उससे बात हुई थी। अंतरा जब दानिश के साथ हॉस्पिटल से लौट रही थी तब उसने ध्रुव को मैसेज कर दिया था, जिससे कि सब वहाँ उसके लिए परेशान न हो। इसीलिए ध्रुव ने ध्रुवी से ये बताया। वहीं ध्रुवी ये सुनकर बोली, क्या हुआ है किट्टू को? ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हुई उसकी? उसकी बात पर ध्रुव बोला, नहीं ज्यादा नहीं, बस उसको हल्का सा फीवर आ गया था। ध्रुवी ध्रुव के समझाने पर फिर शांत हो गई। उधर सुधा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अंतरा उसके मना करने पर नहीं आई, पर अंतरा के दादा दादी उदास लग रहे थे क्योंकि उन्हें अंतरा से मिलने का बहुत मन था। दूसरी तरफ रियान अब तक अंतरा का इंतजार करते करते पूरा नशे में धुत हो चुका था, पर उसकी नजर अभी भी गेट पर थी, जिसे देखकर करण शिवम से मुंह बनाते हुए बोला, ये तो भाभी के पीछे बिल्कुल देवदास बन चुका है और अगर ये बात दानिश को पता चली ना तब वो इसकी बैंड अच्छे से बजाएगा। शिवम उसकी बात सुनकर धीरे से हंसते हुए बोला, रुक अभी मैं देख क्या करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने फोन से रियान की एक पिक खींच ली क्योंकि इस वक्त रियान सच में किसी हारे हुए आशिक की तरह लग रहा था। शिवम ने उस पिक को सीधे दानिश के पास सेंड करते हुए करण से कहा, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि सिर्फ वही एक अंतरा के पीछे पागल नहीं है बल्कि कोई और भी दीवाना है उसका। करण ये सुनकर हंसने लगा। वहीं पैलेस में दानिश का रूम। अंतरा जो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। तभी एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से अपने आसपास देखा, जिसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, थैंक गॉड कि ये सपना था। ये कहते हुए वो उठकर बैठ गई। उसने साइड टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाया और एक ही सांस में पी गई। पानी पीने के बाद अंतरा ने ग्लास वापस अपनी जगह पर रखा और आसपास देखते हुए बोली, ये दानिश कहाँ चले गए? आए तो साथ ही थे।
ये कहते हुए वो बेड से उठी। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। डरावना सपना देखने से उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और अकेले कमरे में उसे एक डर सा लग रहा था, जिस वजह से वो दानिश को ढूंढते हुए रूम से बाहर निकल गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक मेड दिखी, जिससे वो पूछते हुए बोली, सुनिए, क्या आपने दानिश को कहीं देखा है? अंतरा की बात सुनकर मेड जवाब देते हुए बोली, जी वो इस समय अपने गेमिंग रूम में है। ये सुनकर अंतरा ने फिर सर हिलाया और मेड वहां से चली गई। इधर अंतरा भी सीधे गेमिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जो उसी फ्लोर पर था। अंतरा जब गेमिंग रूम के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि रूम अंदर से लॉक था, जिसे देखकर अंतरा का मुंह बन गया और वो डोर नॉक करते हुए बोली, दानिश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी अचानक से गेट खुल गया। अंतरा चौंकते हुए गेट को घूरने लगी और तभी अंदर से आवाज आई, अंदर आओ सिली गर्ल। अंतरा दानिश की आवाज सुनकर फिर अंदर गई और पूरे रूम को घूरने लगी। वहां की लाइट्स डिम थी, पर एक ग्रीन कलर की लाइट उस रूम के बीचों बीच रखे बिलियर्ड टेबल पर जल रही थी, जहां इस वक्त दानिश अपने हाथों में स्टिक लिए खड़ा था। उसके अलावा भी उस रूम में कई सारे गेम्स थे जिन्हें अंतरा नहीं जानती थी। वहीं इस वक्त दानिश अंतरा को गौर से देख रहा था। दानिश की व्हाइट शर्ट के 3 बटन इस वक्त खुले हुए थे और स्लीव्स को उसने फोल्ड किया था, जिससे वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अंतरा भी दानिश को ध्यान से देखने लगी। तभी दानिश अपनी बॉल पर स्टिक से पॉइंट करते हुए बोला, व्हाट हैपेंड सिली गर्ल? तुम मुझे मिस कर रही थी? अंतरा दानिश की ये बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मिस, वो भी आपको? बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ आपसे बात करने आई थी और मुझे आपसे उसका जवाब चाहिए। दानिश उसकी बात सुनकर टेबल से टेक लेकर खड़ा हो गया और अपना सर टेढ़ा करते हुए बोला, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तो क्या बात करने आई है अंतरा दानिश से? क्या दानिश बताएगा उसे संगीत में ना जाने देने की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।